नमस्कार, आपके साथ हूँ मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। और देखिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो ऐसे में इस मौके पर चर्चा आज उन 5 महिलाओं की मैं करने जा रही हूँ जिन्होंने शायद 2024 और 25 में सबसे ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरी। मतलब कि उनका नाम जो है एक वक्त के लिए हर जुबां पर था, हर जगह उनका चेहरा था, हर जगह उनकी चर्चा थी। देखिए, ऐसा नहीं है, और भी कई चेहरे थे जिनकी चर्चा थी, जिनकी बातें कई महिलाओं ने कई क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर सफलता के झंडे गाड़े। लेकिन ये 5 नाम जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, इनकी चर्चा लंबे समय तक रहेगी क्योंकि ऐसे ऐसे इन्होंने कीर्तिमान हासिल किए। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं निर्मला सीतारमण की। आप देखिए, मोदी 3.0 में वित्त मंत्री बनी निर्मला सीतारमण को अगर आप देखें तो उन्होंने इस बार जब 1 फरवरी 2025 को बजट पेश किया तो वो ऐसा करने वाली पहली महिला बनी जिन्होंने कि लगातार 7वीं बार उन्होंने बजट पेश किया, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान था। इससे पहले किसी महिला के पास इतने लंबे समय तक ना वित्त विभाग रहा था और ना उन्होंने बजट पेश किया था। तो निर्मला सीतारमण अपने आप में काफ़ी एक ऐसा किरदार राजनीति का, खास करके महिलाओं के लिए, जिससे कि काफ़ी सारी महिलाएं जो है वो इंस्पायर भी होती हैं। हालांकि इतिहास में अगर आप देखें तो ऐसे और भी नाम रहे, चाहे आप इंदिरा गांधी की बात करें, सुषमा स्वराज की बात करें, कई ऐसे नाम रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स रहे हैं। लेकिन अगर आप निर्मला सीतारमण की बात करें तो वित्त मंत्रालय एक ऐसा विभाग है जिस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो ऐसे में ये विभाग इनके पास लगातार जो है बना हुआ है। और आपको ये बता दें कि 31 मई 2019 वो साल था जब वित्त मंत्री बनी थी, और उसके बाद 28वें वित्त मंत्री के रूप में शपथ ली थी, और उन्हें भारत की दूसरी महिला रक्षा मंत्री के रूप में भी उन्होंने काम किया था। और साल 2006 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, 2010 में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में नियुक्त हुई, 2014 में सीतारमण को नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में आंध्र प्रदेश के एक जूनियर मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया, और उसके बाद आंध्र प्रदेश से राज्यसभा सदस्य के रूप में वो चुनी गई थी। और आप देखिए कि 2019 वो साल था जब पहला बजट उन्होंने अपना पेश किया था, और स्वतंत्र भारत के इतिहास में केंद्रीय बजट पेश करने वाली दूसरी महिला बनी थी। 12 सितंबर 1986 को निर्मला सीतारमण ने राजनीतिक टिप्पणीकार और राजनीतिक अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर से शादी की। इनकी एक बेटी भी है। अब देखिए, इनकी चर्चा इसलिए भी है क्योंकि फोर्ब्स मैगजीन 2020 की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में सीतारमण को 39वें नंबर पर रखा गया। और आपको बता दें कि जेएनयू द्वारा विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार से भी ये सम्मानित है। राजनीति में प्रवेश करने से पहले सीतारमण ने बीबीसी वर्ल्ड सर्विस के लिए कुछ समय तक काम किया था। तो देखिए, निर्मला सीतारमण का इतिहास है, और कहा यह जाता है कि आज अगर भारत वर्ल्ड इकोनॉमी में 5वीं से तीसरी पोजीशन पर आने के लिए, 5वीं से और आगे की तरफ बढ़ने की तरफ अगर अग्रसर है, तो उसमें भारत की जो नीतियाँ हैं, जो कि खास करके वित्त मंत्रालय की तरफ से और जो पूरी योजना आर्थिक तरीके से बन रही है, उसमें ये बहुत बड़ा हाथ जो है निर्मला सीतारमण का भी है। तो इसीलिए निर्मला सीतारमण वो नाम जो कि चर्चा में रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात दूसरे नाम की कर लेते हैं, मनु भाकर। ये नाम आपने भी सुना होगा। और देखिए, मनु भाकर वो नाम बन गई जो कि हर भारतीयों को गर्व का पल दिया इन्होंने। जी हाँ, आपको बता दें कि मनु भाकर एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी। मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य जीता था इन्होंने। और देखिए, उम्मीद तो जब मनु भाकर खेल रही थी, शूटर है ये, तो ऐसा लग रहा था कि शायद जो गोल्ड है ना वो हमारा होगा। हालांकि ऐसा हो ना पाया, 2 कांस्य जीते, लेकिन ऐसा करने में इतिहास की ये पहली महिला हो गई जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल लेकर आने में सफलता पाई। अब देखिए, आप इनके बारे में आपको बता दूं कि साल 2024 पेरिस ओलंपिक में इन्होंने इतिहास रचा। ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली देश की पहली महिला निशानेबाज बनी। उन्होंने महिलाओं के व्यक्तिगत 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में कांस्य जीता, और मनु ने सरबजोत सिंह के साथ मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत को एक और कांस्य दिलाया था, और ऐसा करके उन्होंने इतिहास रचा था। इसके बाद देखिए, मनु से पहले नॉर्मन प्रिचर्ड नाम के एक थे जिन्होंने कि 1900 के खेलों के दौरान एथलीट्स में 2 रजत पदक जीते थे। हालांकि देखिए, ये अगर आप मनु भाकर के बात में बात करें, देखिए क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसकी चर्चा लगातार होती है, लेकिन अगर आप मनु भाकर जैसे प्लेयर की बात करते हैं जो कितने कम उम्र की हैं, आई हैं, कई युवा इनसे इंस्पायर हुए हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से इनका खेल रहा है, जिस तरह से इनका प्रदर्शन रहा है, चर्चा में लगातार रही, लगातार युवाओं को प्रेरित किया, और लगातार अपनी बातों से और अपनी परफॉर्मेंस से इन्होंने सबका दिल जीता है। इसलिए मनु भाकर भी वो नाम जो कि सबकी जुबान पे रहा, क्योंकि इन्होंने भारतीयों को गर्व के पल दिए थे। और ओलंपिक जैसा आयोजन होता है और जहाँ पर आप इस तरह से जीतते हैं तो ये अपने आप में काफ़ी खास हो जाती है। अब देखिए, बात पेरिस ओलंपिक की हो रही है और मेरा तीसरा नाम किसी पेरिस ओलंपिक से ही रिलेटेड है। आप देखिए, विनेश फोगाट।
मुझे याद है कि जब इनका गेम होने वाला था उससे थोड़ी देर पहले हमने ये ब्रेकिंग पढ़ी थी कि गोल्ड के लिए लड़ेंगी और अब बस एक कदम दूर है हम गोल्ड से। लेकिन उसके थोड़ी देर के बाद तुरंत अगली ब्रेकिंग आई कि ओलंपिक में जो है वो नहीं खेल पाएंगे विनेश फोगाट। और ये पूरा मतलब कंफ्यूजिंग सा सिचुएशन हो गया कि आखिर क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया। और उसके बाद विनेश फोगाट जो है वो पूरी तरह से चर्चा में आ गई, पूरी तरह से उन्हें सर्च किया जाने लगा। ऑल्दो उनके नाम पहले ही कई सारे रिकॉर्ड्स थे, लेकिन इस बार पेरिस ओलंपिक 2024 में विनेश फोगाट भी वो नाम रहा जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा। आप देखिए, आपको बता देते हैं कि पेरिस ओलंपिक ने एक्चुअली जो कभी आप भूल नहीं पाएंगे हम और आप, वो ज़ख्म दिया। और क्योंकि कुश्ती के फाइनल में पहुंच गई थी विनेश फोगाट और फाइनल मैच के दिन उनको ओवरवेट होने की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। और देखिए, इस खबर ने ना सिर्फ तमाम देश के जो लोग हैं वो उनका दिल तोड़ा, बल्कि 13 साल के कुश्ती में लड़ते हुए विरोधियों को धूल चटाने वाली जो रेसलर है उन्होंने भी हिम्मत तोड़ दी और 2001 से कुश्ती लड़ रही विनेश ने आखिरकार 2024 में खेल को अलविदा कह दिया। मुझे याद है उनका वो ट्वीट, जिसके हालांकि देखिए पहले ये कहा जा रहा था कि शायद वो ना छोड़े खेल, लेकिन उन्होंने खेल को अलविदा कह दिया। 2024 में एक ट्वीट किया था उन्होंने जिसमें उन्होंने लिखा कि अब बहुत हो गया, मतलब अब उन्होंने लिखा था, माँ कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ़ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत, सब कुछ टूट चुके, इससे ज़्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती 2001-2024, आप सबकी हमेशा ऋणी रहूँगी, माफ़ी। तो ये ट्वीट विनेश फोगाट की तरफ से किया गया था और ये था 8 अगस्त 2024 को। जी हाँ, सुबह का वक्त था, वो 5:15 बजे के करीब जब इन्होंने ये ट्वीट किया था। तो जो कश्मकश है देखिए वो तो होता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं विनेश फोगाट वो करने वाली थी जिससे शायद इतिहास रचा जाता, लेकिन वो हो ना सका। और वो मलाल शायद जो है उनको हमेशा रहेगा। और क्योंकि ओवरवेट हो गई थी और देखिए जब उनकी फ़ोटोज़ आई थी तो वो भी काफ़ी वायरल हुई थी। मुझे याद है कि उनके बाल तक कटे हुए थे, कपड़े बिल्कुल मतलब ऐसे जितनी कि बस कि कम से कम वेट हो, मतलब पूरी कोशिश हुई होगी उस दौरान कि उनका वेट जो है वो नॉर्मल हो जाए, लेकिन ऐसा हो ना पाया। और आप समझिए कि विनेश फोगाट के करियर का अंत ऐसा होगा ये शायद किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन ऐसा ही हुआ। और उन्होंने छोड़ दिया ओलंपिक। और उसके बाद आपको बता दें कि जो आलोचना है वो भी कई ज़्यादा होने लगती है, हालांकि अब वो राजनीति में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो चुके हैं। तो चलिए, विनेश फोगाट भी वो नाम रहा निश्चित तौर पर जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा। इसके अलावा चलिए एक और नाम है, खेल जगत से ही है, मिताली राज। ये मिताली राज ये वो नाम रहा जिसकी चर्चा देखिए इसीलिए ज़्यादा होती, कुछ कारण है, आप समझिए। वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी हैं ये। वनडे क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाली पहली महिला है। 2 वनडे विश्व कप फाइनल 2005-2017 में भारत की कप्तानी करने वाली एकमात्र महिला क्रिकेटर है। टेस्ट क्रिकेट मैच में दोहरा शतक बनाने वाली पहली महिला है। 2020 इंटरनेशनल में 2000 रन बनाने वाली पहली भारतीय बल्लेबाज हैं। महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 6000 रनों को पार करने वाली एकमात्र महिला क्रिकेटर हैं। और देखिए, मिताली राज ने अपने करियर की शुरुआत जो है वो 2001 में आयरलैंड के खिलाफ वनडे से की थी। साल 2004 से 2022 तक भारतीय महिला राष्ट्रीय टीम की इन्होंने कप्तानी की। और मिताली राज ने अपने जीवन पर अनगाजित नाम की एक आत्मकथा भी लिखी। आपको बता दें कि मिताली राज के ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है, तापसी पन्नू ने आई थिंक उसमें लीड रोल भी किया, काफ़ी ज़्यादा हिट भी रही थी वो फिल्म। बहरहाल देखिए, अगर मिताली राज की आप बात करें तो क्रिकेट हमेशा से देखिए जो मेल है, हालांकि अब जाकर बीसीसीआई ने ऐसे कदम उठाए हैं कि महिला क्रिकेट बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन मिताली राज की अगर आप बात करें तो वो उस वक्त में क्रिकेट में आई थी जब महिलाओं का बहुत ज़्यादा, महिलाओं के लिए कुछ था नहीं, लोग पहचानते नहीं थे, लोगों को नाम पता नहीं थे, लोगों को नाम याद नहीं थे। तो ऐसे में ये नाम इसीलिए भी ख़ास बन जाता है कि इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो नाम है वो चर्चा में आए। और मिताली राज ने क्रिकेट को एक नया मुकाम दिया और क्रिकेट को मुकाम देने के साथ ही साथ उन्होंने कई महिलाएं हैं जिनको कि इंस्पायर किया। बहरहाल अब चलिए आखिरी नाम जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, देखिए ये पॉलिटिक्स है, रेखा गुप्ता। अब रेखा गुप्ता चर्चा में इसलिए रही क्योंकि जब दिल्ली के चुनाव खत्म हुए, 27 साल के बाद सत्ता में जब बीजेपी की वापसी हुई तो सवाल यही था कि आखिरकार बीजेपी ये सत्ता किसे देगी। कई नाम सामने थे, परवेश वर्मा के नाम सबसे ज़्यादा तेज़ी से जा रहा था क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया था। लेकिन सवाल ये था कि बीजेपी की अगर आप बात करें तो जितने भी राज्यों में बीजेपी की सरकार है, अभी तक कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहाँ पर महिला सीएम किसी को बनाया गया हो। एक ये मिथ था। दूसरी बात ये थी कि आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं लेकिन आपने किसी महिला को मौका नहीं दिया। तो ये एक ऐसा मौका था जो बीजेपी भी नहीं हाथ से जाने जाती थी। और रेखा गुप्ता वैश्य समाज को जो है वो भी लीड करती हैं।
आप समझिए वैश्य समाज एक बहुत बड़ा वर्ग है जिन्होंने कि दिल्ली में सपोर्ट किया है इस बार जीतने में, तो ये एक बहुत बड़ा कारण रहा। और इसीलिए अब आपको ये बता देते हैं कि सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी का करियर हालांकि अगर आप देखें तो 3-4 महीने का ही रहा था बतौर कार्यकाल सीएम, लेकिन उसके बाद रेखा गुप्ता वो नाम बनी जिन्होंने कि चुनाव जो है वो चुनाव के बाद उनके सर पर सेहरा सजा। हालांकि देखिए ये सेहरा कम और चुनौतियों भरा ताज ज़्यादा है, ऐसा महसूस होता है दिल्ली की समस्याओं को देखकर। बहरहाल आप इनका इतिहास जानिए। एबीवीपी से इन्होंने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। DUSU में 2 अहम चुनाव इन्होंने जीते। और आपको बता दें दिल्ली में नगर निगम की राजनीति में भी ये सक्रिय थी, 2 बार पार्षद भी बनी। दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने का लंबा इतिहास है। आपको बता दें कि दिल्ली, हालांकि इनका रिश्ता जो है वो हरियाणा से है, ये भी आप समझ लीजिए। रेखा गुप्ता का जन्म दिल्ली में नहीं बल्कि हरियाणा के जींद जिले में हुआ। कारोबारी परिवार से आती थी। उनके दाता अड़ातिया यानी अनाज के थोक व्यापारी थे, लेकिन पिता सरकारी बैंक में मैनेजर थे। पिता के दिल्ली ट्रांसफर की वजह से रेखा गुप्ता 2 साल की उम्र में हरियाणा से दिल्ली आई और यहीं से उन्होंने पढ़ाई लिखाई की। बहरहाल आप देखिए कि रेखा गुप्ता के बारे में आप ये भी समझिए कि साल 2015 और 2020 दोनों दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ी, दोनों बार हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार जो है वो जीत मिली थी और जो उसका रिवॉर्ड है वो भी दिया गया। काफ़ी बड़े अंतर से इस बार उन्होंने शालीमार बाग विधानसभा सीट से जो जीत है वो हासिल की। लेकिन आप देखिए कि अगर रेखा गुप्ता की आप बात करें तो चर्चा में इसीलिए भी रही क्योंकि देखिए जब आप एक राज्य में महिला को कमान मिलती है तो और खास करके तब जबकि वो सेंटर हो, देश की राजधानी हो, तो बहुत कुछ बदल जाता है। अब जिस तरह से लगातार रेखा गुप्ता सक्रिय हैं, लगातार उनके फैसले सामने आ रहे हैं, ऐसे में आने वाले समय में ये तय है कि रेखा गुप्ता कुछ बड़े फैसले लेंगी। आने वाले समय में ये तय है कि रेखा गुप्ता के फैसले जो है वो देश की राजधानी दिल्ली को जो वादे किए गए थे उन वादों को निभाने में मदद मिलेगी। और बहरहाल जो रेखा गुप्ता की पूरी प्लानिंग है, आप देखिए चाहे यमुना सफाई को लेकर हो या फिर अन्य और भी जो पॉइंटर्स जिस पर बात हुई है, जो दावे किए गए, बिल्कुल क्लियर है वो कि हम सत्ता में आए हैं, हम सेवा करने के लिए आए हैं। हालांकि देखिए अभी तो शुरुआत है, 1 महीने का बस वक्त गुजरा है जब शपथ ग्रहण हुआ था। ऐसे में अब आने वाले समय में रेखा गुप्ता ये तमाम जिम्मेदारियां कैसे निभाएंगी और जब चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है, दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिए, तो जिम्मेदारियों भरा ताज है और आने वाले समय में ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि किस तरीके से इस पूरी जिम्मेदारियों को वो निभाती हैं। बहरहाल चलिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम यही उम्मीद करते हैं कि जो महिलाएं हैं उनको चलिए आगे बढ़ने की बात तो लगातार की जाती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको उनको मौके भी बराबर देने होंगे। वो मौके ही उन्हें बराबर नहीं मिल पाते, शायद यही वजह है कि वो उस तरह से आज भी बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं पाई हैं। हालांकि पिछले कुछ दशकों में मुझे लगता है कि बहुत बड़ा चेंज आया है जब माता पिता भी बहुत सक्रिय हुए हैं महिलाओं को लेकर, साथ ही साथ उनके काम को लेकर। लेकिन अभी भी वर्क प्लेसेस में, अभी भी उन जगहों पर जहां महिलाएं जाती हैं, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बनाने की ज़रूरत है, जिससे आने वाले समय में ये सिर्फ 5 नाम नहीं बल्कि कई ऐसे नाम हो जिसकी चर्चा लगातार हो। बहरहाल चलिए, आप सभी का बहुत शुक्रिया। लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप ऐसे वीडियोस देखते रहते हैं, तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लगातार देखते रहिए तमाम अपडेट्स के। बहुत शुक्रिया।